नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम नया निजाम। आज मैं नया निजाम में ना सिर्फ बिहार की चर्चा करूंगा वरन पूरे देश में सरकारी स्कूल का एक चर्चा करूंगा। सरकारी स्कूल की सच्चाई से अवगत करवाऊंगा। अंदाज अपना होगा। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन 2 मिले, खिल गए 7 करोड़। क्या आपको इस कहावत का अर्थ पता है? नहीं, शायद बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, वैसे भी ये बड़े रहस्य की बात है। चलिए, नए निजाम के इस अंक में मैं आपको बर्बाद होता सरकारी स्कूलों का निजाम मगर फिक्र किसको से पर्दा उठाऊंगा। वैसे उससे पहले आप लोग जैसे गुणी लोगों को तथा संसद वो पटना में बैठे अपने निजाम साहब को इस कहावत का या यूँ कहिए इस कहावत के रहस्य के बारे में बताकर शिक्षा के महत्व तक ले आने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इस कहावत पर आता हूँ। कहावत का मतलब समझना यानी कि शिक्षा के करीब जाना। अगर आपको संस्कृत से लगाव होता तो इस कहावत का सही अर्थ आप समझ पाते। खैर, मैं आपको कहावत का पहले अर्थ समझाता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। 4 मिले मतलब जब भी कोई मिलता है तो सबसे पहले आपस में दोनों की आंखें मिलती है, इसलिए कहा जाता है 4 मिले। फिर कहा जाता है 64 खिले, यानी दोनों के 32 दांत कुल मिलकर 64 हो गए। इस तरह से 4 मिले 64 खिले। जब 2 व्यक्ति मिलते हैं तो 4 आंखें मिलती है और जब वो हंसते हैं तो 64 दांत खिल जाता है। 20 रहे कर जोड़, दोनों हाथों की 10-10 उंगलियां दोनों व्यक्ति की 20 हुई। 20 मिलकर एक दूसरे को प्रणाम मुद्रा में हाथ से बरबस प्रणाम करते हैं। प्रेमी सज्जन जब 2 मिले, जब 2 आत्मीय जन मिलते हैं तो ये बड़े रहस्य की बात है, क्योंकि मिलने वालों की आत्मीयता नहीं हुई तो वह ना 20 रहे करजोड़ होगा और ना ही 64 खिलेंगे। वैसे तो शरीर में रोम की गिनती करना असंभव है, लेकिन मोटा मोटा बताने वाले 3.5 करोड़ बताते हैं। तो कवि के अंतिम रहस्य प्रेमी सज्जन 2 मिले, खिल गए 7 करोड़ का अर्थ हुआ कि जब 2 प्रेमी मिलते हैं तब 7 करोड़ से ज़्यादा रोम खिलता है। स्वाभाविक ही है भाई। जैसे ही कोई ऐसा मिलता है तो कवि ने अंतिम पंक्ति में पूरा रस निचोड़ दिया है। खिल गए 7 करोड़, यानी हमारा रोम खिल जाता है। पर अफसोस कि इतने होने के बावजूद भी आप निजामों के नज़र से शिक्षा से मिलन क्यों नहीं हो पा रहा है। खासकर आपके द्वारा बनाए गए तंत्र यानी सरकारी शिक्षा प्रणाली से आप रूबरू क्यों नहीं हो पा रहे हैं निजाम साहब। आप चाहे संसद में बैठे निजाम हो, चाहे पटना में बैठे निजामों की नज़र बर्बाद होते देश और प्रदेश की शिक्षा पर क्यों नहीं जा रही है। बहुत दिन नहीं हुआ जब शिक्षा का अधिकार कानून पारित हुआ था। पूरे देश में बड़े जोर शोर से कहा जा रहा था कि अब शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार हो गया है और किसी भी पार्टी के सत्ता में हो तो इसे हर बच्चों को देना ही होगा। लेकिन आज सालों बाद भी कहीं कोई सकारात्मक बदलाव नहीं दिखता है। इस कानून के आने के बाद देश भर में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। यही नहीं, मर्जिंग के जरिए सिलसिला अभी भी जारी है। आज सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का ये आलम है कि कोई भी माँ बाप जो किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस भर सकते हैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते।
वो अध्यापक भी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। वैसे तो पूरे भारत में सरकारी स्कूली तंत्र लगातार खराब हो रहा है और शासन प्रशासन कहीं भी इसके लिए कोई कारगर उपाय करता हुआ नजर नहीं आता। बिहार की हालत इन सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ अभी अभी नई सरकार का गठन हुआ है, नए निजाम आए हैं। हो सकता है ये रिपोर्ट उन तक भी पहुँचे। याद रखिएगा कि बिहार में कुल 72,663 स्कूल हैं, जिसमें 42,573 प्राइमरी स्कूल, 25,587 अपर प्राइमरी स्कूल और 2,286 सेकेंडरी स्कूल है। वहीं 2,217 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक बिहार में शिक्षकों की संख्या लगभग 4.5 लाख है। प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में 3.39 लाख नियोजित शिक्षक हैं और 70,000 नियमित शिक्षक हैं, जबकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37,000 नियोजित शिक्षक हैं और 7,000 नियमित शिक्षक हैं। नई सरकार यानी नया निजाम इस पर ध्यान देगी या नहीं ये तो भविष्य ही बताएगा। हालांकि सरकार जनता को सरकारी नौकरी देगी ऐसा कोई संकेत उसने नहीं दिया है। बिहार में 3.56 लाख शिक्षक सामान्य वेतन की मांग को लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इन नियमित शिक्षक में से 74,000 शिक्षक के नियोजित से जुड़े दस्तावेज गायब हैं। इन पर कभी कार्रवाई होगी या वोटों के गुनागणित में इसे ऐसे ही चलता रहने दिया जाएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर नियोजन संबंधित दस्तावेज गायब हैं, इससे शिक्षकों की भर्ती संबंधित प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की आशंका को बल मिलता है। इन सब कारणों से स्कूलों में नामांकन लगातार कम होता जा रहा है और जो बच्चे नामांकित हो भी जाते हैं वे स्कूल में लंबे समय के लिए ठहरते नहीं हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों से मिलने वाले कई प्रकार के प्रोत्साहन राशियों की लालच में छात्र एक साथ कई स्कूलों में नामांकन करवा लेते हैं। लेकिन 2010 के बाद जब नामांकन को ऑनलाइन किया गया तो ये संभव नहीं रहा और इसके परिणाम स्वरूप एकदम से स्कूल में बच्चों की संख्या कम दिखाई देने लगी। दरअसल ये नामांकन नहीं बल्कि फेक एडमिशन के कैंसिल होने के कारण छात्रों की संख्या कम दिखाई दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बिहार द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की निरीक्षण करवाया गया था। निरीक्षण के दौरान मालूम हुआ कि राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं की औसत उपस्थिति महज 28% ही है। इस अध्ययन में ये भी पता चला कि छोटी क्लासों में उपस्थिति ज़्यादा है और क्रमशः ऊपर कक्षाओं में उपस्थिति घटती जाती है। कुछ पुराने आंकड़े भी इसकी पुष्टि भी करते हैं। ऐसे में ये अनुमान महज ही लगाया जा सकता है कि स्कूलों में पढ़ाई कैसी होगी। देश में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसे भ्रष्टाचार ने न जकड़ रखा हो। कम से कम भारत में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी है। स्कूलों में विकास कार्य के लिए भी पैसा आता है। इसका उपयोग शौचालय बनवाने में, पीने के पानी का व्यवस्था आदि करने में किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में इसकी व्यवस्था नहीं है। सरकार की ओर से नियमित औचक निरीक्षक की व्यवस्था हो तो ऐसी कमियों को ठीक किया जा सकता है। हालांकि निजामों को कहाँ हो औचक निरीक्षण करवाने का। अगर औचक निरीक्षण नहीं हो रहा है तो कहीं ये सवाल उठता है कि कहीं निजाम भी तो इसमें शामिल नहीं है। बिहार में आज भी ऐसे स्कूल हैं जो बिना भवन के ही चल रहे हैं।
तो ऐसे भी स्कूल हैं जिसका भवन जर्जर स्थिति में है। अगर सरकारी स्कूलों को अच्छे प्रशिक्षित शिक्षक दे दिया जाए तो इतने भर से स्कूलों में बहुत बदलाव आ जाएगा। हम सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों की आकर्षक एक कारण एक बार मिलने वाला भोजन भी है। बिहारी खबर देख रहा है कि सामान्य वर्ग या सवर्ण वर्ग के बच्चों का नामांकन सबसे कम है इन स्कूलों में। क्या यह समाज में जातीय स्थिति के आर्थिक पहलू पर भी रोशनी नहीं डालता? सोचिएगा। सरकार ने राज्य के नागरिकों में शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए और बच्चों को स्कूलों में नामांकित करने को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत तो की है। इसमें साइकिल योजना, पोषाहार योजना, पोशाक योजना, नैपकिन योजना एवं छात्रवृत्ति योजना आदि है, लेकिन धरातल पर इनका भी पूरा लाभ इन योजनाओं के असली लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा है। बहुत से बच्चों को इन योजनाओं का लाभ इसलिए भी नहीं मिल पाया कि बैंक में उनका खाता ही नहीं है। हालांकि हमारे संसद में बैठे निजाम साहब अक्सर कहते हैं कि हमने सबका अकाउंट खुलवा दिया है, तो ये सच्चाई कहाँ है? क्या सच्चाई पर निजाम साहब आपकी नज़र नहीं जाती? शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ये नियम बनाया गया कि प्राइवेट स्कूल प्रथम कक्षा में 25% गरीब बच्चों का एडमिशन लेंगे। इसके पीछे शायद ये अपेक्षा थी कि गरीब परिवारों को बच्चों को भी साधन संपन्न स्कूलों में पढ़कर अपना भविष्य संवारने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्राइवेट स्कूलों ने गरीब तबके के बच्चे को एडमिशन तो ले भी लिया, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों ने बच्चों को लेने में कभी भी रुचि नहीं दिखाई। खासकर उन स्कूलों ने जिसमें शहर के रईस तबके के बच्चों को पढ़ाने के लिए खास तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। यहाँ दो बातों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि कितने स्कूलों ने ऐसे बच्चों को प्रवेश लिया है। जिन स्कूलों ने नहीं लिया है उन पर कार्रवाई हो। इसके बाद ये भी देखना जरूरी है कि जिन बच्चों का नामांकन दिलाया जा गया है क्या वे जेन्युइन है या बस खाना पूर्ति के लिए किसी का भी एडमिशन ले लिया गया है। हालांकि स्कूल अभी बंद है, इसलिए बिहारी खबर टीम को वस्तु स्थिति को देखने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन बच्चों और अभिभावकों से बातचीत से जो मालूम हुआ उसके अनुसार प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों का नामांकन तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें आम बच्चों के साथ ना तो बैठने की सुविधा मिलती है, ना ही उन्हें वो शिक्षक पढ़ाते हैं जो अमीर बच्चों को पढ़ाते हैं। गरीब बच्चों को अलग अलग बैठने और उन्हें अलग अलग पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। इस तथ्य पर सभी को ठहर कर सोचना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल इस गरीब बच्चों के अंदर जो हीनता बोध पैदा कर रहे हैं उससे देश, समाज और खुद इन बच्चों का कितना अहित हो रहा है। इन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना है कि इनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसके पास पैसा नहीं है, और इसकी सजा ये समाज, ये सिस्टम इन्हें कैसे दे रहा है, ये उसका एक नमूना है। इससे तो बेहतर होता कि ये बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते या पढ़ते ही नहीं। कहते हैं ना, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। सरकारी स्कूली तंत्र का यही हाल है। सरकारें जितना दावा करती है कि वो सरकारी शिक्षण तंत्र को ठीक कर रही है, उतना ही ये तंत्र बिगड़ता जाता है जितना दावा किया जाता है। हमारे निजाम तो ये भी दावा करते हैं कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जा रहा है, उतना ही शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य हो या रोजगार, सभी मामलों में हमारी सरकारों का यही हाल है। ऐसे में शिक्षा और ओवरऑल देश का भविष्य का क्या होगा, इस देश की जनता को ही तय करना है। वैसे हमारे निजाम जी को भी सोचना होगा।
निजाम जी, आपके लिए मुस्कुराना जिंदगी का वो खूबसूरत लम्हा है जिसका अंदाज सब रिश्तों से अलबेला है। जिसे मिल जाए वो तन्हाई में भी खुश होता है और जिससे ना मिले वो भीड़ में भी अकेला है। निजाम साहब, मेरे इस चौपाए को अगर आप समझ सके तो समझ लीजिए, नहीं तो आप भी अकेला रह सकते हैं। इस बात का डंडा आपके दिमाग पर होना चाहिए। अगर आप शिक्षा प्रणाली को सही नहीं करते तो इससे ना सिर्फ एक बच्चा वरन एक समाज वरन एक पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कहीं ये आपका सोचा समझा साजिश तो नहीं? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि निजाम इस विषयों पर इसलिए ध्यान नहीं देता कि अगर सारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उन निजामों को क्यों अपना सिरमौर बनाएंगे जो छठा या नम्मा पास हो। खैर, आज के निजाम में इतना ही। आप दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। बिहारी खबर को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।